Should we start? Yes, sir. Okay. Screen is visible to you or not? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay. I will be guiding you what type of paper you may expect. Actually, what is the issue in making the MCQs? I am also running short of time. Therefore, I have made that some so that the concept should be illustrated to you, because if concept is clear, you may easily go through the questions. Just learning the questions by heart won't be of any use if you are not clear with the concepts. Therefore, I focus this time on the concept in all times. Only when I share MCQs, only when in the first batch, when we are starting from the February now, then this batch gets the first batch gets MCQs. In 1 month, it's not possible to make the MCQs and concepts also. But concepts are much useful and much better than going through only MCQs. Note that whatever will be coming, if you are unable to study all the master circulars मुझे लग रहा है 384 पेजेस या 390 पेजेस का है. ओके. Yes, sir. Then if you are unable to revise this master circulars, all master circulars, you study only master directions. Okay. You revise first master directions, and in this master directions section, let me see. I will be once when I will be asking the question, I will stop sharing the screen. Okay. Yes, sir. Just note that this is the in the master directions. This is the basic banking terms. It has been included. What are external benchmark rates? What are the BPLR? These are the concept of general banking knowledge. Even if you are appearing, sometimes you might have been appearing for PO exams. तो PO एग्जाम्स वालों को भी ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है, BPLR क्या होता है, ये इनको पता होना चाहिए. दीज आर जनरल बैंकिंग टर्म्स. इसका एक्सपेंशन है. नाउ व्हाट इज SLR? ओके. SLR, व्हाट इज SLR? Statutory liquidity ratio. बैंक को अपने पास Yes. रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में. Okay. In which section it is defined, in 42 or 24? 24 और बैंकिंग रेगुलेशन 24. Yes. Now किसके फॉर्म में हो सकता है SLR? ये अब व्हेन यू विल थिंक दैट कि इसको मुझे याद करना है, वर्ड टू वर्ड आपको याद करने का जरूरत नहीं है. यू जस्ट टेक आई व्यू. और वहां पर इस तरह से नहीं पूछा जाता कि आपको ये पूछा जाए कि इस तरह की चीजें साल में SLR में है कि नहीं. पहले 4 या 5 टर्म्स आप पढ़ लो, दैट विल बी एनफ. ये आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ कि सो दैट यू कैन गो थ्रू. कौन से फॉर्म्स हैं अभी? एक रिपोर्टिंग पोर्टल चेंज हुआ, सबको पता है. CIMS. Yes, sir. हाँ, रिपोर्टिंग पोर्टल चेंज हो गए, आपको पता है. रिपोर्ट देखो, जब रिपोर्टिंग पोर्टल अलग अलग तरह के थे तो उसमें फॉर्म्स सबमिट किए जाते थे. ठीक है. यहाँ पर ये जनरेट करते थे और उसको उस पोर्टल पे हर एक फॉर्म के नाम से उसमें बना होता था, सब कॉलम को फिल करते थे. अब इसमें रिटर्न हो गया है. ठीक है. रिटर्न कोड कि जब फॉर्म ए में या फॉर्म 8 में जो भी रिटर्न सबमिट किया जाता था, अब इट विल बी सबमिटेड थ्रू अ रिटर्न कोड. तो रिटर्न कोड आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न कोड क्या है. फर्दर, व्हाट इज एन ओवरड्यू? व्हाट इज एन ओवरड्यू? तो 90 days. No. Not, there is no concept of 90 days in overdue. देखो, यही होता है, वर्ड लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड. मैंने अगर कोई हमेशा इंटरेस्ट ड्यू डेट के अंदर नहीं देते तो ओवर ड्यू देते हैं सर. yes, if it is not paid on due date, then it is overdue. 90 डेज का जो कॉन्सेप्ट है NPA के लिए है, इसमें से आ सकता है. व्हाट इज SMA 0? 0 to 30. सर ऐसे में 30 डेज के मतलब 30 डेज अगर नहीं देता है तो 0 से 30 30 डेज दिन. अंदर तक SMA 1 होता है सर. 0 होता ठीक है. है. तो हाँ, कोई भी CC लिमिट, मैंने 10 लाख की CC लिमिट दिया 1102022 को, ये कब SMA
SMA 1 में आएगा। डेट कौन सा था सर, डेट? 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेजर से सही कर देता हूँ फिर। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जितना स्टडी मटेरियल आपको मिला है आरबीआई सर्कुलर का, ईयर बुक का, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे, कहीं 400 पेज का जीके मिलेगा, जनरल नॉलेज आपको। 400 पेज आप पढ़ोगे क्या? नो। उनको कंटेंट बड़ा करना है, कोई भी कंटेंट काम कर। अभी G20 का हुआ था, ठीक है, COP20 हुआ है, ये मैंने पहले बोला है कि नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने इवेंट हैं वही इंपॉर्टेंट है बस। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो फार्मर से, MSME से, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा पीपल, उनके लिए अगर कुछ है तो दीज स्कीम्स आर ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, यू कैन से वर्ल्ड बैंक, MIGA, ठीक है। इफ दीज आर द एजेंसीज doing anything, then you have to go through this current affairs। उसके अलावा कि इस स्टेट में ये कर रहे हैं या नया नया कुछ बनाया, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। अगर एयरपोर्ट बनाया या कोई सोलर पार्क बनाया, देन आपको पढ़ना है। देखिए, CBO एग्जाम इज ए हाइब्रिड ऑफ GBO एंड PO। ओके, इसमें जो कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट आ जाते हैं, कुछ इतने। अगर आपका 40+30 का टोटल आपके पोर्शन है, अगर आप पूछे प्रोफेशनल नॉलेज में, अराउंड मिनिमम 22 तो जनरल नॉलेज से होंगे ही, 22 जनरल नॉलेज से रहेंगे ही रहेंगे। इन नो केस नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 20 से कम क्वेश्चन, या 20 तो आने एवरेज रहा है, 20+ ही रहा है, तो मैं 22 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 22 to 28, इन सबको मिला करके ये आएगा। देखो, आरबीआई के जो रिसेंट चीजें हैं, व्हाट एवर आरबीआई रिसेंटली डूइंग, ठीक है, सम इंस्ट्रक्शंस जो बैंक या सोसाइटी पे एप्लीकेबल है, देन अभी पहले देखो, उसके पहले UAPA आया था, सब कुछ है, ये तो नहीं है। आपके सर्कुलर में UAPA डायरेक्टली लिखा हुआ है, 1962 अलकायदा सैंक्शन लिस्ट, वो। और सबसे ज्यादा आप देखोगे सर्कुलर इसका ही निकला हुआ है, अलकायदा सैंक्शन लिस्ट UAPA 19। तो ये आपको पढ़ना है, पहले ही बोल रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। अच्छा, बाय द सेम टाइम यू विल बी थिंकिंग दैट मैं भूल जा रहा हूँ सब, सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया। नो, दिस इज नेचुरल। जब आप पढ़े हो, जब ऑप्शन आप देखोगे एग्जाम में, ऑप्शन आपको इमीडिएट लग जाएगा, यस दिस इज द आंसर, डोंट सर यही वरी। हो रहा है सर, जस्ट, मतलब भूल जा रहा हूँ सर। हाँ, ओके, नो इश्यू, बिल्कुल। को मैं बताता हूँ, कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता हम अपने टारगेट के कितने पास खड़े हैं, हम सोचते ही नहीं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन मेक अ टॉप इन एग्जाम, but you will be every time, even on the day of exam, you will be afraid of that whether I can do it or not। तो उस तरह से नहीं चलना है। जस्ट दूसरा, अभी भी बी कॉन्फिडेंट, अगर जितना मटेरियल आपको दिया, एक तो ईयर बुक है, दो ईयर बुक और जीके की दो हैं, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस मंथली का भी कंपाइलेशन है, जो भी ईयर बुक में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है हमने, जो अलग से शेयर किया है वो है ही है, ठीक है। फर्दर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन, आरबीआई के मास्टर सर्कुलर, और इकोनॉमी का एक पहला लेक्चर जो किया था वो, उसका PDF अगर नहीं हो तो यू टेक्स्ट मी, आई विल अगेन सेंड इट। ओके, टर्म मनी, नोटिस मनी क्या, GDP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जस्ट इन 70 मार्क्स में यू कैन अप्रोच टुवर्ड्स 70, इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। बट कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से करनी है। G20 के लिए क्या हो रहा है, अभी डावोस में कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है ना, वो आपको। अच्छा, दूसरी चीज,
यू डोंट थिंक दैट कि अभी 4 दिन एग्जाम में रह गए हैं, आईबीपीएस नहीं पूछ पाएगा। आईबीपीएस कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी वेरी लास्ट डे। हो सकता है सैटरडे का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए नेक्स्ट डे, ठीक है। और पॉलिसी रेट जो है, स्पेशली बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको याद करके जानना है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट रहता है, टैक्सेबल है कि नहीं, कौन से अकाउंट में टैक्स लगता है, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर में कौन से अकाउंट में टैक्स नहीं लगता। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की पीडीएफ पढ़ लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। वो इतना ज्यादा उसमें चीजें हैं कि आप अगर बैंक का इंटरनल प्रमोशन एग्जाम भी दे रहे होंगे तो भी फॉरेक्स उससे बाहर नहीं आएगा। दैट इज मोर देन इनफ। तो आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा हुआ है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल डेट, रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। एंड इस तरह से नहीं रिवाइज करना है कि मुझे याद नहीं। डोंट ट्राई टू लर्न इट बाई हार्ट। आपको याद नहीं करना है, आपको जस्ट पेज खोलना है, पढ़ना है, नेक्स्ट चल। अगर कुछ पॉइंट लगता है तो आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हो। ऐसे पॉइंट नोट कर सकते हो जो आप अगर सेंटर पे या जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। अगर फर्दर when you go to the exam, do not discuss anything very even related to study, they it may create a confusion। हो सकता है आपके दिमाग में कोई चीज हो और वो आप डिस्कस करके कंफ्यूज हो जाए। जो भी पढ़ा है, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, दैट इज द फाइनल थिंग। अब आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम परफॉर्मिंग, नो बडी। ज्यादातर चीजें आपके, अगर आपने मास्टर डायरेक्शंस कवर कर ली हैं, मास्टर डायरेक्शन में क्या होता है बता दूं, फिर से बता दूं। कैन एनीवन टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टर सर्कुलर एंड मास्टर डायरेक्शन? ये आएगा नहीं, बट मैं ये पूछ रहा हूँ आपको पता है कि नहीं। मास्टर मास्टर, सर्कुलर पहले निकलते हैं सर, उसके बाद उसको कोई अमेंडमेंट होता है तो मास्टर डायरेक्शन होके आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो, जो मास्टर सर्कुलर में अगर कोई चेंज हुआ है, ध्यान रखना, अगर कोई चेंज हुआ है तो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ऑब्वियसली ज्यादा है। आपको प्रीफर करना है मास्टर डायरेक्शंस जो भी हैं फर्स्ट। रिवीजन में मास्टर डायरेक्शंस फर्स्ट है और मास्टर सर्कुलर उसके बाद पढ़ना है आपको। पढ़ना तो सभी है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू प्रियोरिटाइज कि हमें किसी चीज को 3 बार पढ़ना है, तो देन मैं कहूंगा आप मास्टर डायरेक्शंस पढ़ो। मास्टर सर्कुलर एक बार ही पढ़ो या 2 बार ही पढ़ो। बट अगर इफ यू आर विलिंग टू रिपीट इट 3 टाइम्स, देन स्टडी मास्टर डायरेक्शंस ओनली। कोई भी जो चेंज हुआ है, चाहे एसएचजी के लिमिट में चेंज हुआ हो, चाहे किसी गारंटी में चेंज हुआ हो, दैट विल कम थ्रू मास्टर डायरेक्शंस ओनली। अगर वो पहले कभी भी नहीं इश्यू हो, व्हेन इट हैज नॉट बीन इश्यूड अर्लियर और इन द पास्ट, देन ओनली इट विल कम इन द मास्टर सर्कुलर। नाउ चलो, अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट? सर सीसी लोन, और सीसी लोन या ओवरड्राफ्ट में जो सर अगर मतलब ओवर ड्यू होता है तो हम उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं सर। अगर ठीक, 90 डेज तक कोई भी थोड़ा सा, क्रेडिट नहीं हुआ तो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। यस, और उसके बाद वेरी अगर गुड, वेरी हमारे गुड। पास अगर जो अमाउंट सीसी का लिमिट है, अगर वो 90 डेज तक नेगेटिव में ही चलता रहा तो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसमें कुछ फंड बचा है, जैसे 2 लाख की सीसी, अगर 2,000 रुपये क्रेडिट है बट बैंक को जो हाँ, जितना चार्जेस ले रखा है, अगर वो चार्जेस हाँ, उसमें कवर अप नहीं हो रहे तो भी आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर स्टडिंग अंकित, वेरी नाइस, ठीक है। इसका मत, नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, बिकॉज आई डोंट वांट दैट only some of you will be answering and others will be keeping silent, okay? अगर नहीं है तो आप देखो, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। एनपीए हो गया, एसएमए हो गया, ये जनरल बैंकिंग नॉलेज है। ये तो आपको पीओ को भी आना चाहिए, जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए, और जो जीबीओ कर रहे हैं उनको तो भाई आना ही चाहिए, या इस सीबीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए,
अगर हम मान रहे हैं हमने 2 lakhs की सीसी दी और उसका इंटरेस्ट 2000 पड़ता है, ओनली इंटरेस्ट पोर्शन पर मंथ। ओके, अब अगर ये 2000 पर मंथ दे रहा है, लेकिन ये इसका इंटरेस्ट है 2000 per month. The interest is 2000 per month, but person depositing the money is less than 2000, or for 90 days it is will be 6,000. Suppose he deposits 5,999, then it will also be treated as out NPA, of order. and the NPA. account for that after 90 days, and for that period it will considered as out of Order. order. Okay, what is difference between एनपीए एंड आउट ऑफ ऑर्डर? एनपीए और आउट ऑफ ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? पहले 90 अकाउंट days आउट तक ऑफ आउट ऑर्डर। ऑफ ऑर्डर। सर यस सीसी यस, और वेरी ओडी गुड के वेरी लिए गुड। अच्छा, सीसी और ओडी में डिफरेंस, कैन एनीवन नहीं नहीं टेल नहीं और शुड आई नहीं टेल? नहीं, वो आउट ऑफ ऑर्डर सिर्फ सीसी और ओडी के लिए कंसिडर किया जाता है इसलिए। यस यस यस। इन सेकंड, सीसी और ओडी में डिफरेंस आता है सबको या बता दूं? वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी बता देता हूँ। ओडी क्या होता है? टेम्पोररी होता है इन नेचर। जैसे आपने किसी बंदे को, कोई फिनाकल में काम किया है इसमें से? यस सर। हाँ सर। एक मेनू है ना, HACTODM, इससे आप टीओडी मेंटेन करते हो। अब कभी बैंकों ने अपना ये अकाउंट ब्रांच लेवल पे बंद कर दिया है, ये आप यूज करते हो जब मेनू, अब वो फिनाकल के वर्जन पे है, आपके यहाँ कौन सा है मेनू, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है ओडी। जैसे इस पर्सन, ये पर्सन है और इसको आपने बोला कि भाई ठीक है, आपका अगर कभी कोई अकाउंट पेमेंट, आपके यहाँ बिजनेस कस्टमर है, कोई पेमेंट के लिए आता है, अगर 1 लाख तक का डिफरेंस है आपके अकाउंट के बैलेंस, मान लो इसने 2 लाख का चेक काटा हुआ है, ठीक है, इसके अकाउंट बैलेंस है 1 लाख, आपने इसको ओडी फैसिलिटी का परमिशन कितना दिया है? 1 लाख का। 1 लाख का डिफरेंस होने पर भी आप इसके चेक को क्या कर देंगे? पास पास कर करते हैं। देंगे। ये हो गया ओडी। अब सीसी क्या है? आपने इसको 2 लाख का सीसी दिया, इसके में बैलेंस 1 लाख ही है, चेक आया 2 लाख का, तो आप पास करोगे क्या? नहीं। नहीं सर, स्टॉक बेस्ड रहता है। सीसी, हाँ यस, सीसी क्या है? परमानेंट, आपका एक अमाउंट हो गया कि भाई ये है। ओडी क्या है? इसको आपने 1 लाख रुपया दिया, अगले दिन इसके अकाउंट कहीं से पैसा आ जाएगा, ओडी आप 0 कर दोगे, एक दिन का इंटरेस्ट ले लोगे, ठीक है। सीसी में भी है, लेकिन इस सीसी का परमानेंट इन नेचर है, वो चाहे जितने दिनों तक इसको ऐसे रख सकता है इंटरेस्ट भर के, बट नॉन इन ओडी। ओडी टेम्पोररीली ग्रांट किया जाता है, वो पहले से आपको कस्टमर मेंटेन करना पड़ता है। फर्दर ओडी के लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जबकि सीसी के लिए आप सब कुछ लेते हो, स्टॉक का भी स्टेटमेंट भी लेते हो, स्टॉक डिटेल्स भी लेते हो, उसका कैपेसिटी फाइनेंसिंग का कितना हो गया, परमिसेबल फाइनेंस भी कैलकुलेट करते हो। लेकिन ओडी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ओडी आप सेविंग अकाउंट में भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा कस्टमर है आप, आपने सेविंग में ओडी दे दिया, करंट में ओडी दे दिया, ओके। बट ब्रांच में अगर ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है तो अवॉइड करो। मान लो आपने सीसी दिया है 50 लाख का, और आपने 1 रुपए का ओडी दिया, और उसकी वजह से वो ओवरड्यू हो गया, और फिर एनपीए में चेंज हुआ, तो सीसी में स्टाफ जाता है। अकाउंटेबिलिटी जो आएगी ना, वो आपके ऊपर आएगी। तो ओडी बिना ब्रांच मैनेजर के, उसके परमिशन के, और बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करके ही आपको देना है। चलिए, ओवरड्यू और एनपीए में आपको समझ में आ गया। अभी आपको समझ में आया छोटी छोटी चीजें आपको किस तरह से परेशान कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है ये जरूर जानना है, ज्यादा चीजें। अच्छा फर्दर, अब इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि हम भूल गए, नो नेवर। ये आप लोग सब लोग, ऑल ऑफ यू आर इंस्ट्रक्टेड दैट you remove the thing from your mind that first whatever you are studying is not appearing in the exam, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, ये पढ़ रहा है वो आएगा, नो। फर्दर means I will forget everything just before the exam, or just exam is coming, nothing like this will happen.
अच्छा, दूसरा, अगर पेपर मान लो बहुत ही अजीब सा आ गया, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्या ये केवल आपके लिए आया है या सबके लिए होगा? ऑब्वियसली सबके लिए होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया हो, नहीं। आई हैव अपीयर्ड इन नंबर ऑफ एग्जाम्स एंड नॉट, you will see my name in a number of recently declared results. You will find me under 15 or under 10, but I never felt that. I never felt that it won't come in exam. If it won't come in exam, then nobody will solve it. Not only me, I will be there. Everything will be there. They will have to reduce the merit. तो ये चीजें आप जस्ट अपने आप पे भरोसा रखना सीखिए। ठीक है, कि ये नहीं आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जितना आपके पास मटेरियल है, दैट इज, आप एजीएम तक का प्रमोशन आप क्लियर कर सकते हो, इतना मटेरियल है, दैट इज मोर देन इनफ। बस ये है कि रिवाइज इट। अब ऐसा वहां पे ना हो कि आप रिवाइज नहीं किया, अब जा करके ऑप्शन ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, 50-50। फिर अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, पहले ये देख लेना है आपको कि निगेटिव मार्किंग इज देयर और नॉट। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट इस तरह से नहीं अटेम्प्ट करने की कहीं भी क्लिक कर दिया। एक बार कम से कम ऑप्शन तो पढ़ो कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है या नहीं। अगर रेट से पूछा है तो यहाँ पर चारों ऑप्शन रेट से रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई ऑप्शन रेट से रिलेटेड नहीं है तो कम से कम वो आंसर नहीं होगा। अगर फोर चार ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन, तो हर एक की 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी खत्म करते हो, ठीक है, अब आपका ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब आपका इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 33.33% की ये सही होगा। फिर इसको भी अगर किसी तरह रिड्यूस कर दिए, तब इसका प्रोबेबिलिटी हो गया कि 50% चांसेस है सही होगा। अगर इसको भी आपने क्लियर कर लिया कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये रीड से रिलेटेड नहीं है, तो आपको आता हो चाहे नहीं, ऑप्शन दिस विल बी करेक्ट एंड दिस इज 100%। आपको एग्जाम देखो, एग्जाम क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका दिमाग किस तरह से वहां पे बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, एग्जाम कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता। रिजेक्ट करने के लिए बनाना है तो वो ऑलरेडी सबको रिजेक्ट कर सकते हैं एक बार में। दे आर जस्ट चूजिंग द राइट कैंडिडेट, तो आपको वहां पे प्रूव करना है कि यस, आई एम द राइट कैंडिडेट। ओके, चलिए। सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स, ये देखो, ये बहुत ऊपर की चीज है, जीबीओ में सीबीओ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल काउंटर पार्टी क्या है, क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टी आएगा नहीं। अब देखिए, जैसे ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। आप अगर इसको पढ़ो या ना पढ़ो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब ये लेवरेज रेशियो क्या है, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज लेवरेज, ये भी पूछा जा सकता है। 70%। यस श्योर, यस टेल। अब कित 70% कंसिडर किया जाता है ना, परफेक्ट लेवरेज रेशियो। किस चीज में? कहीं पढ़ा था सर, 70% ऑफ एनडीटीएल लेवरेज रेशियो कंसिडर किया जाता है। नहीं नहीं, लेवरेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेवरेज देखिए, लेवरेज नहीं डिफाइंड है कितना है होता है। लेवरेज में बताता हूँ क्या होता है लेवरेज। व्हाट इज लेवरेज, एनीवन नोस? व्हाट इज लेवरेज? उसी पैसे का आप बार बार यूज करके कितना पैसा कमा सकते, मतलब कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेवरेज। अब देखिए, किसी को फ्यूचर्स पता है क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट फ्यूचर्स? हाँ, कोई एक सर्टेन डेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन होने यस। वाला है तो। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप देखोगे, ऑप्शन और फ्यूचर में बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्ञान देते रहते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना, ज्यादातर लॉस ही होता है इसमें, अनटिल यू आर टू मच एक्सपर्ट इन इट। ठीक है। अब देखिए उसमें कैसे होता है, लेवरेज क्या होता है। आज एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज,
आपको पता है कि ये वैल्यू सेम एज इन द केस ऑफ करेंसी भी हो सकता है। आपको ये पता है कि ये जस्ट 1 महीने के बाद ये शेयर 150 का हो जाएगा, श्योर शॉट है। आपको कहीं से न्यूज पता चली या आपका बैलेंस शीट और उस सब देख करके लगता है कि उसका रिजल्ट अगले महीने आने वाला है, ये ठीक है। अब आप सोच रहे हो इसका मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लूं। आपने कहा कि मैं 100 शेयर खरीदता हूं। ठीक है, 100 शेयर आपने खरीदा कितने का? 10,000। फिर 100 शेयर यहाँ पर कितना हो गया? 15,000। आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। अगर ऐसा होता है तो देन यू विल बी इन प्रॉफिट फर्दर। नाउ अब आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज नहीं है, आपके पास केवल 5,000 रुपीज है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपने एक फ्यूचर्स बुक किया और उसमें आपने आपका लॉस कितना होगा? 5,000। मैक्सिमम लॉस तो 5,000 ही आपको देना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो मान लो 15,000 पे नहीं आएगा, आपको पता है कि 50 रुपीज पे भी जा सकता है। ठीक है, ये गेस है, तो 5,000 पे आ जाएगा। ओवरऑल लॉस कितना होगा? 5,000 का। आपसे जो ट्रेड वाला कंपनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो एक प्रीमियम या मार्जिन ले लेता है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। वो अपने हिसाब से एक प्रीमियम लेते हैं आपसे, और वो कहेंगे कि आप हमें 5,000 रुपए दे दो और आपको हम 10,000 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो ये हो गया लेवरेज। अगर आपका ये 10,000 रुपए वाला प्रॉफिट में गया तो गया, ठीक है। अगर नहीं गया तो ये 5,000 रुपए आपका लॉस में चला जाएगा। आपने लगाया 5,000 का ट्रेडिंग, 15,000 की करी या 10,000। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कंपनी 500 का प्रीमियम लेके आपको 1 लाख रुपए का रिस्क दे रही है फ्यूचर में, ठीक है, तो ये हो गया लेवरेज। क्योंकि बैंक के पास बहुत फंड रहता है, तो वो हाई लेवरेज वाले ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और हाई लेवरेज ट्रांजेक्शन उसको कर सकते हैं। ठीक है, कितना क्रेडिट क्रिएट किया है आपने? हाउ मच क्रेडिट यू हैव क्रिएटेड थ्रू यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड इज कॉल्ड द लेवरेज। अभी समझ में आया सबको लेवरेज क्या होता है? यस हम्म, जी ब्रो। ओके। अच्छा, बैंक क्या करेगा इससे? बैंक क्या करता है? बैंक अपने कैपिटल से असेट क्रिएट किया, और आपने शेयर मार्केट में मनी लगा के शेयर क्रिएट किया, एक असेट क्रिएट किया। ठीक है, तो आपने कम मनी लगाया लेकिन एक्चुअल वैल्यू शेयर की तो ज्यादा थी ना, जो आपको उसने कवर दिया। ऐसे ही बैंक के केस में देखिए, बैंक अपना अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और उसको लेवरेज करता है कि उससे ट्राई करता है कि हमारे 1,000 रुपए का कवरेज हो या असेट क्रिएट हो। ठीक है, हालांकि असेट तो उतना क्रिएट नहीं होगा 100 रुपीज से ये, बट कवर ले सकता है वो असेट का 1,000 रुपीज। इसको बोलते हैं लेवरेज। ठीक है, नो। अच्छा, लेवरेज रेशियो पूछेगा तो लेवरेज रेशियो डिफाइंड है 3% इन एक्सेस ऑफ टीयर 1 कैपिटल। उसके हिसाब से आप लेवरेज रख सकते हो, उतना लेवरेज आप ले अब सकते हो वो ऐसा था सर, वो 3% लेवरेज रखना है बैंक को, और डोमेस्टिक स्टेबल बैंक वालों को 4% रखना पड़ता है लेवरेज कवरेज हाँ हाँ रेशियो। हाँ, यस यस ऐसा पढ़ा यस था। यस ऐसा पढ़ा। यस यस, करेक्ट पढ़ा, ये करेक्ट पढ़ा है। 70% वाला तो नहीं, क्योंकि वो चाहे तो 100% भी कवर ले सकता है, बट 3% और 4% है। ठीक है। अच्छा, DSIBs क्या होते हैं? जी Critically का सर, important banks. 2% ऑफ जीडीपी। कितने डोमेस्टिकली परसेंट है? यस, 2% ऑफ जीडीपी। Systematically important banks जो होता है।
अगर ये बैंक फेल हो गए तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और आपका फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फेल हो सकता है। हम्म। जैसे कि अगर अभी एसबीआई अगर फेल हो जाए तो आप मान लो कि मार्केट में पूरी तरह से रन क्रिएट हो जाएगा, पैनिक रन होगा और वो फाइनेंशियल फेलियर होना चालू हो जाएगा। ठीक। सर एक ओपन ये पोजीशन करंट। था, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है उसमें हम्म। एक ऑटोमेटिक रूट से जो 750 मिलियन का ट्रांजैक्शन के लिए डिफाइन कर रखा था, यस यस यस, फिर 750। उसको उसको चेंज करके फिर 1.5 बिलियन कर दिया। अब वो फिर दोबारा 750 हो गया है सर, क्योंकि ऑनलाइन तो कहीं दिख नहीं रहा वो कि वो दोबारा नहीं नहीं 750 नहीं तक नहीं नहीं हो गया। नहीं 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 नहीं, उसमें उसमें दो कैटेगरी मैंने ईसीबी वाला वो पूरा उसमें शेयर्ड है, वो पढ़ा नहीं क्या? हाँ सर, इसके अंदर 750 और इक्विवेलेंट टू 1.5 बिलियन ऐसे हाँ लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, 750 है नए वाले में भी 750, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें दो कैटेगरी है। ठीक है। हम्म। उसमें 750 बिलियन वाले में ये है कि जितना भी आप एडवांस पेमेंट करते हो, अच्छा कुछ जगह 400 के अराउंड भी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद रहा। 750 इज द आंसर। ठीक है सर। ठीक है। इस हाँ, ठीक। आपको आएगा 750 आएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। मैं ईसीबी का अलग से शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जहां पे है ना वो पीडीएफ में, वो हाँ मैं जी, हाँ शेयर जी। कर दूंगा अलग से, क्लेरिफाई भी करके। ठीक है। हाँ जी, हाँ सेवन जी। फिफ्टी ईसीबी का ये तो पूछा ही जाएगा। ईसीबी का मिनिमम एवरेज एमएपी भी पूछा जा सकता है, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड। ईसीबी का मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 डेज। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल फॉरेक्स नहीं पढ़ा क्या जो शेयर किया हुआ है? अगर आपने फॉरेक्स नहीं पढ़ा है, ईसीबी आज पढ़ के आपको तभी सोना है। ईसीबी किस करेंसी में हो सकती है? 5 करेंसी, हम्म? 5 करेंसी के अंदर। 5 करेंसी नहीं, 5 करेंसी तो कहीं दिया ही नहीं है, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है 5 करेंसी। किसी भी करेंसी में हो सकती, या तो वो फॉरेन करेंसी में होगी या इंडियन करेंसी में भी हो सकती है। ठीक है। आर यू गेटिंग इट? यस। मिनिमम एवरेज मेच्योर, अच्छा दूसरा, कित मिनिमम ईसीबी की रेट कितने, क्या रेट है, व्हाट विल बी इट्स ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग 300 फॉरेन बेसिस पॉइंट। कितना? 300 बेसिस पॉइंट। नहीं नहीं, ओके, नहीं पढ़ा मतलब। न्यू एसीबीज के लिए जिस फॉरेन एक्सचेंज का मैंने शेयर किया था, वो एक बार वीडियो ही देख लो, उसमें समझाया है कि क्या पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज का पीडीएफ, आर यू ऑल ऑफ यू आर हैविंग फॉरेन एक्सचेंज पीडीएफ और नॉट? वो ही देख रहे हैं, है तो सही। देख रहे हैं, कहाँ लिखा। फॉरेक्स का पीडीएफ नहीं हो तो मैं ग्रुप में फिर से शेयर कर दूं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, पॉसिबल अगर हो तो, जितना भी आप बोल रहे हैं ना सर, ये पीडीएफ्स हैं तो सभी, लेकिन एक्चुअली कंसर्न क्या है, इनको ढूंढने में काफ़ी टाइम जा रहा है। और अगर एक साथ आप शेयर कर देंगे सर वापस से, तो इनको रिवाइज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि कल बस का डे है सर, और कल भी बैंक जाना है, तो अभी करना है सर जो करना है। अच्छा, कल छुट्टी मार देते बैंक से, क्या दिक्कत थी? सर नहीं मिल रही है। अरे ये मत सोचा करो कौन क्या सोचेगा। एक एक चीज नोट कर लो, इफ बीइंग सेल्फिश इज द ओनली रीजन that you will make your life happy, then be selfish, don't think anything, follow this in your life. If being selfish is the only thing that is making you happy,
दैट इज क्रिएटिंग योर कंफर्ट, डोंट थिंक फॉर एनीवन। वो कहने के लिए ठीक है कि सबको हेल्प, व्हेन एनीवन इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, यू डोंट थिंक फॉर ऑल। अभी अगर ब्रांच को एक दिन का छुट्टी देने में दिक्कत हो रहा है, योर एग्जाम इज देयर, योर फ्यूचर इज देयर, देन बी समवट सेल्फिश। नेक्स्ट टाइम या कोई और एग्जाम आया तो 10 दिन पहले से अपना मेडिकल बनवा लेना, 10 दिन मत जाना आफ्टर दैट, एंड बी वेरी क्लियर, तबीयत खराब है सर, लेकिन बट काम के प्रति ऑनेस्ट रहो। मतलब जब काम दिया जाए तो उस काम को ऐसा ना हो कि दैट यू आर आल्सो बैड इन वर्क एंड देन यू आर आस्किंग फॉर लीव, देन इट सर वोंट इसी हैपन। ये हाँ, ये वाली पीडीएफ नहीं है सर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाली सर। फॉरेक्स वाली है, आपने दी है, बट उसमें मेंशन नहीं है सर ये मैं वाला। जस्ट अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग का मैं पीडीएफ इमीडिएट इस सेशन के बाद शेयर कर दूंगा, इमीडिएट वेरी स्मॉल पीडीएफ शेयर करूंगा, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा लेथार्जिक नहीं शेयर करूंगा। ओके, हाँ, ओके। जब फॉरेन एक्सचेंज का जो पीडीएफ है उसमें ईसीबी दिया ही हुआ है, नहीं है तो देन आई विल शेयर। ओके, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स के रेट और ये आपको याद रखने हैं, ओपन पोजीशन। अब देखो ये सर क्रियलिटी सेक्टर ऑल का इन फिर कॉस्ट आगे कितना है सर उसका फिर? 100 बेसिस पॉइंट कौन सा? ऑल इन नहीं, कॉस्ट 100 ईसीबी का सर? नहीं नहीं, ईसीबी का है, अलग अलग है। एक तो अच्छा ठीक है। ऐसी यूनिट्स जिन्होंने पहले ले लिया है ईसीबी, ठीक है। हम्म देखो पहले क्या होता था, लाइबोर चलता था, ठीक है, लाइबोर हम्म को बंद कर दिया गया है। अब अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कोई भी ले सकते हो, सोनिया या ओवरनाइट रेफरेंस रेट कोई भी, ठीक है। तो अब क्या है, जिनका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट एआरआर पे है कोई, तो वो 550 बेसिस पॉइंट से ले सकते हैं। स्प्रेड है ये क्या है, स्प्रेड। ओके, या बेंचमार्क रेट प्लस 450 भी हो सकता है, और बेंचमार्क रेट प्लस 500 बीपीएस भी हो सकता है। 500 बीपीएस न्यू वालों के लिए, जो नए, अगर आप नया फर्स्ट टाइम आप एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग ले रहे हो तो आपको याद रखना है 500 बेसिस बीपीएस ऑल इन कास्ट सीलिंग। मतलब कुल खर्चा मिला करके, कुल खर्चा मतलब जो उसके लोन को प्रोसेस करने में है। अच्छा, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग होता क्या है, सबको आइडिया है कि नहीं? व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग? बाहर से लोन लेके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेन बिल्कुल कंट्री सही, से हाँ, फॉरेन कंट्री से लोन ले सकता है कोई भी। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो वहां से लोन लेगा, इंडिया में यूज करेगा, फिर बाद में उसको पेमेंट कर देगा। ओके, फर्दर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, उसको कभी भी रूपी लाइबिलिटी में बदल सकते हो। जैसे मान लो एक कंपनी है इंडिया में, उसने लोन लिया फॉरेन करेंसी से, ठीक है। अच्छा, वो किससे लिया? किसी कंपनी से ले लिया, ठीक है। किसी कंपनी से कहा मुझे लोन दे दो, ऐसा नहीं केवल बैंक ही देते हैं, कंपनी भी लोन देती है, ठीक है। कंपनी से कहा मुझे लोन दे दो, कितना? 5 मिलियन यूएसडी का, उसने दे दिया लोन। ओके, आफ्टर दैट इस कंपनी का कोई और कंपनी था यहाँ पे, उसने कहा मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, ठीक है। 5 मिलियन इंटू 83 कर दो, अभी रोड जो चल रहा है, इतने रुपए की जरूरत है। तो ये कंपनी इसको डॉलर में लेने के वजह बजाय, while accepting not in dollar, the company may instruct that you pay this company into rupees. ओके, मतलब जो डॉलर में था वो क्या में चेंज हो गया, रुपीज में, इंडिया के रुपीज। इंडिया में पेमेंट कर दिया। ओके, नाउ सपोज इसने अगर आईएनआर में लिया होता, जैसे ये इस कंपनी की कंपनी है, इसको यहाँ पर इंडिया में कोई ऑफिस बना रही, इसने आईएनआर में इससे उधार ले ली, इससे बोला मुझे आईएनआर में इस कंपनी से दिलाओ, आईएनआर में इस कंपनी ने दिया, तो अब ये कंपनी से डॉलर में नहीं मांग सकती। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मतलब जो सेम देखो, एक होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। आज सबको फॉरेन एक्सचेंज का पीडीएफ, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लो, वो पढ़ के सोना है, ठीक है।
ईसीबी क्या होता है, ईसीबी की करेंसी क्या होगी, ईसीबी का ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या होगा, ईसीबी का मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा, एफसीएनआर क्या है, ठीक है, एफसीएनआर का रेट क्या है, एनआरई एनआरओ अकाउंट्स ये क्या है, इनका टैक्सेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये कितने ईयर के लिए एफसीएनआर अकाउंट खोला जा सकता है। फर्दर ईईएफसी अकाउंट क्या होता है, ईईएफसी अकाउंट से क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसमें कितने दिन में क्रिस्टलाइज करना होता है, ठीक है, ईईएफसी अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट कितने ईयर्स के लिए खोला जाता है, डायमंड डॉलर अकाउंट, ठीक है, ये इतना तो आपको पढ़ना ही है। सर ये जो बाकी वाला, ये तो आप जो पीडीएफ देंगे वो उसी में होगा ना सर, सारा सर, ईईएफसी ये और सब एफसीआर? सब उसमें है, सब उसमें है, ठीक है सर। सब उसमें है। मैं जो शेयर करूंगा उसमें सब रहेगा। जी। फॉरेक्स वाला पीडीएफ आपके पास नहीं है, जबकि मैंने फॉरेक्स वाला पीडीएफ मुझे याद है 2 बार से, ठीक है मैं शेयर कर दूंगा, उसमें सब कुछ है। ओके, यस सर। उसमें सब कुछ है। अगर और ज्यादा पेज भी नहीं है, उसमें ज्यादा पेजेस नहीं है। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, फॉरेक्स का कोई डिफिनीशन नहीं समझ में आ रही है, यू टेक्स्ट मी, आई विल फाइंड दैट पीडीएफ, कॉपी दैट टेक्स्ट एंड सेंड टू यू। ओके, यू डोंट चेक, मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि इस पीडीएफ में क्या है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल यू आर फ्री, एनी टाइम यू मे टेक्स्ट मी, मैं ऑफिस में हूं तब भी, आई नो आई विल रिप्लाई। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रा में कितना लोन दे सकते, एग्रीकल्चर एंसिलरी में क्या लोन दे सकते, कारपोरेट क्रेडिट, फार्म क्रेडिट, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। निगोशिएबल वेयर हाउस और ई निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ओके, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के लिए कितने का लोन दे सकते, 75। 50 लाख सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अदर नहीं। देन नेगोशिएबल में 50 है। और नेगोशिएबल के 75, रिसिप्ट सर, रिसिप्ट के साथ सर। 75 किस में, ई निगोशिएबल हो तो कितना दे सकते, 50। सर ई निगोशिएबल के लिए 75 और निगोशिएबल के लिए यस, सर ये देखो इतना, देखिए जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड किया हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। स्टूडेंट्स, एक होता है उनके पास कम मटेरियल है, उसने पूरा पढ़ लिया है, दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट। एक होता है उसके पास पूरी दुनिया जहान की पीडीएफ और बुक्स होती हैं, लेकिन वो कुछ सब में से 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ा होता है, दैट इज वेरी डेंजरस। अब इसके साथ क्या होता है, एग्जाम में इसको लगता है हाँ ये वाला कहीं देखा है, मतलब कहीं पे था, ये स्टडी मटेरियल में ही था, अच्छा ये हो सकता है। नो, ये ट्रस्ट मी, अगर जितना भी मटेरियल एग्जाम जोन 24/7 ने आपको दिया है वो इतना ज्यादा है कि यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। बट क्या, अब देखो ये इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है तो मैंने बोल्ड में कर रखा है, जो नहीं इम्पोर्टेंट है देखिए पहले से भी बताया हूं कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन व्हाट नीड टू स्टडी। क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है जानना, कि क्या पढ़ना है उससे बेटर है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। ये चीज आपको देखो, लोन्स अप टू इंडिविजुअल अप टू 35 लाख, लोन मेट्रोपॉलिटन में कितने का दे सकते हैं, प्रियोरिटी सेक्टर में। देखिए अभी भी टाइम है, 1 डे टाइम 35 इज लाख टू मच। ओके, अभी भी टाइम है। देखिए अगर कोई भी बहुत ज्यादा एक्ट पढ़ने के चक्कर में पड़े हो, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, दैट मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, आरबीआई मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन एंड मंथली बैंकिंग अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस, इज द की टू सक्सेस। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, ईयर बुक जो शेयर किया हूं ये, तो समझ लीजिए यू आर गोइंग टू फेस ए बिग
big heat in the CBO exam. इमीडिएटली आप पढ़ो उसे। कल आपको नहीं जाना है बैंक, कुछ भी बहाना करो या बैंक से जल्दी आ जाओ, लेकिन एग्जाम जाने से पहले सोना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़े हो तब भी चलेगा, बट सो के जाना। कल अपने बॉडी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम है, सिस्टम पे वैसे ही आंख दर्द करने लगता है। तो अगर आप सोओगे नहीं तो वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है। और केवल वनली, अगर आपको लग रहा है ना कुछ नहीं, वनली रिवाइज दिस मास्टर डायरेक्शन एंड ईयर बुक, और एक करंट अफेयर्स का जो PDF है, मैं ग्रुप में रिप्लाई कर देता हूँ कौन सा आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, केवल उतना ही रिवाइज करना है और कुछ नहीं रिवाइज करना। एक मैंने दिसंबर का शेयर किया है, वो जरूर पढ़ लेना। ओके सर। हाँ? उतना रिवाइज करके जाओ, दैट विल देन आल्सो इट विल बी एनफ। फर्दर इंग्लिश, और इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है आप लोग का कि नहीं? इंग्लिश सबसे पहले आप सेंटेंस करेक्शन कर लेना, इजी होता है। क्लोज टेस्ट कर लेना, वो भी इजी होता है। ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट वो भी आप देख करके बना सकते हो, कम से कम अगर 2-3 सेंटेंस भी पता चल गया कि ये एक साथ रहेंगे, तो बाकी आप ऑप्शन से मैच करके कर सकते हो कि हाँ ये ठीक होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत, एक्चुअली कंप्यूटर पे पढ़ना जरा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो उसको लास्ट में करना, क्योंकि सेक्शनल है, इट इज सेक्शनल, तो आपकी स्पीड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, ये केवल फॉर्मेट में रखना है, कंटेंट फॉर्मेट सही रखना है, ग्रामर सही रखनी है, बस। फॉर्मेट एंड ग्रामर, नथिंग मोर देन दैट। यू डोंट थिंक दैट कि किसी ने अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है, दिट इज नॉट एन UPSC एग्जाम। ठीक है। आपको कोई डेटा नहीं लिखना है, कुछ नहीं, सिंपल जस्ट वाट एवर यू नो अबाउट दिस थिंग, जस्ट पुट इट। और जो भी आता है ना सब्जेक्ट, उसके बारे में सबको कुछ न कुछ पता होता है, क्योंकि एक दो तो बैंकिंग से रिलेटेड ही होता है। किसी कस्टमर का पैसा कट गया है, वो आपके पास आया है, आप क्या करोगे? या आपके सोसाइटी में ATM काम नहीं कर रहा है, या आपके सोसाइटी में कोई बैंक नहीं है, देयर इज नो बैंकिंग आउटलेट इन योर सोसाइटी, राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ओपन ए बैंकिंग आउटलेट। ओके, तो ये चीज पढ़ना है। तो मास्टर डायरेक्शन आपको श्योर शार्ट पढ़नी। देखिए इसमें, देखिए प्रियोरिटी सेक्टर भी आ गया, क्यों ये आ गया, तो आपको अलग से प्रियोरिटी सेक्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका सब रिवाइज हो जाएगा। अमाउंट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कमेटीज है, कमेटी के लिए भी दिया है, सेक्टरल कैप भी दिया हुआ है, कौन से पॉलिसी में क्या है, प्राइमरी डिटर्स, रिवर्स रेपो, रिपर्चेज। ठीक है। हमेशा आगे आने वाले भी, अगर आप आने वाले टाइम में भी बहुत लोग एग्जाम दोगे, ही हो सकता है GBO का भी दो, हो सकता है अभी स्केल 3 रूरल बैंक आ रहा है 2, उसको भी दोगे। हमेशा याद रखना, ज्यादा मटेरियल स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मटेरियल को कई बार स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DI के अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, DI के एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आप कितनी जल्दी कर सकते हो, इस बात पे सोचना ज्यादा जरूरी है। Because at home, when you are sitting at home, you have enough much of time, you can devote 2 hours for a question, but not in exam. Even in exam, a question is killing more than 2 minutes for you, it is killing you, it is killing your marks. ये चीजें आपको तैयार करनी है। आपके रिस्पांस से ये लग रहा है कि आप लोगों ने टॉपिक तो सब पढ़ा है, लेकिन रिवीजन थोड़ा सा अभी आपको जरूरत है, आप रिवीजन करिए। DGFT क्या होता है, ट्रेड कौन रेगुलेट करता है, हु रेगुलेट्स ट्रेड, DGFT हु सर। रेगुलेट्स, एग्जिम DGFT हाँ RBI। आई मीन टू से, हाँ एक्चुअली फॉर द फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉर द फॉरेन ट्रेड DGFT regulates. Okay. Yes. Now what is the doubtful account, tell me?
The account more than 12 months remains with NPA where in 24 there महीने is से no ज्यादा any credit or 12 month any or रिपेमेंट ठीक नहीं है amount. तो वो डाउटफुल में जाएगा फिर इनके लिए। More than 12 months है. अच्छा देखिए 18 महीने से एक ज्यादा पीडीएफ स्टैंडर्ड से up to 12 months है एनपी up to 12 months। देखिए डाउटफुल का करेक्टिव है DA1 DA DA2 DA3 आफ्टर DA3 क्या आता है लॉस। लॉसेस है। नहीं नहीं लॉस कब आएगा जब या तो ऑडिटर मतलब ऑडिट कमेटी या ऑडिटर डिक्लेयर कर दे कि इसको आपको लॉस करना है करेक्ट अच्छा ओके व्हेन एन अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज लॉस कोई और क्राइटेरिया है क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोलेटरल से रिलेटेड 10% हाँ सर, अगर रियलाइजेबल वैल्यू वैल्यू कम हो डिप्रिशिएट जाती कर है। जाता है 50% या बिलो, तब उसको एनपीए माना जाता है। Loss. यस मतलब उसको क्या मानते वैल्यू हैं ऑफ फिर द सिक्योरिटी अगर डिक्लाइन कर रहा है 50% से भी बिलो, तो तब हाँ, उसको एनपीए में बोला जाता है। इसको एनपीए में क्लासिफाई करेंगे ओके चलिए अगर 10% या बिलो है तो क्या करेंगे 10% एंड बिलो ऑफ रियलाइजेबल वैल्यूज कभी भी डाउन हो जाती है तो एनपीए कंसिडर हो अच्छा ये जाता है। बताइए ये 10% और बिलो है या बिलो 10% है बिलो एग्जाम में 10% ऐसे ही है। पूछेगा यस बिलो Below 10%। 10%. यस इस तरह से ही आपको पढ़ना है इस तरह से चीजों को क्लियर करना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अगर आपको आते हुए आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और अगर क्वेश्चन आपको गलत करके आते हो दैट इज द biggest or you can say most threatening thing for you when you don't know a question you are attempting wrong this is not a crime but whatever you have studied and then thereafter you are attending it wrongly then it is thought thing of concern you must rethink how the way you are attempting the questions तो इतना आपको पढ़ना मैं कह रहा हूं देखो बैंकिंग में आप जानते हो यू कैन नॉट स्टडी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स क्योंकि अगर जब तक आप कुछ सोचोगे कि हम कुछ पढ़ने तब तक कस्टमर विल बी और सम वर्क विल बी देयर और अभी तो कॉन्टिन्यूअस वर्किंग रहता है कुछ नहीं कर सकते हो बट इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम बस यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रेन ओके देन यू कैन टेक a print out of this you can just like a novel you read it like a novel not only for the exam don't study for the exam this is used in the banking your knowledge will also be there you can save your branch from getting moc you can see that whatever the wrong things you are doing and bypassing where you are bypassing the RBI guidelines you know that your bank guidelines won't prevail over RBI guidelines if RBI guidelines complied are then it is good it is okay now foreign currency accounts are diamond dollar account how many diamond dollar accounts a person can open मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ 5 चुका है 5 यस 5 वेरी गुड एक्सचेंज जर्नल फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ पे है अभी आप पढ़ लोगे कि नहीं इट इज देयर ओके एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस पे नहीं आएगा सॉफ्टवेयर फॉर्म किस लिए यूज होता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है ठीक है इनवाइसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नॉट इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है आपको पढ़ना एडवांस पेमेंट कितना कर सकते हो वो उसके लिए गाइडलाइन है ये तो आप देख रहे हो मास्टर डायरेक्शन में जो कुछ भी है वो सब चीजें इंक्लूड किया हुआ है जितने भी मॉडिफिकेशंस आएंगे सब मास्टर डायरेक्शन में कवर्ड रहेंगे एवरीथिंग कितना राइट ऑफ कर सकता है ये अभी तक ये क्वेश्चन कभी कहीं नहीं पूछा गया है नॉट इवन इन जीबीओ में नॉट इन सीबीओ नॉट इन स्केल 3 ऑफ एनी बैंक ये नहीं पूछा गया है ठीक है तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा
क्योंकि हाँ, ये बैंक प्रमोशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ यू आर अटेंडिंग इंटरनल प्रमोशन एग्जाम इट में बी आस्क्ड। स्केल 2 तक में तो नहीं पूछा जाएगा, 3, 4, 5 में पूछा जा सकता है। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल इक्विटी लाइबिलिटी रेशियो, मतलब कि कितना ज्यादा वो लाइबिलिटी इक्विटी के फॉर्म में क्रिएट कर सकता है, अपने इक्विटी के कितना वो इक्विटी लेगा तो कितना मैक्सिमम लाइबिलिटी कर सकता है। ठीक है, ये कितना है इक्विटी लाइबिलिटी रेशियो मैक्सिमम, किसी ने पढ़ा? ये देखिए, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, एलिजिबल बारोवर्स कौन है, एलिजिबल लेंडर्स कौन है ईसीबी के लिए, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा उसका अमाउंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे तो देखो, जो भी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो मुझे लगता है कि ये चीजें पूछी नहीं जा सकती, वो मैं ऑलरेडी सर्कुलर के डिटेल से हटा देता हूँ, तो वो चीज आपको पढ़नी नहीं है। लेकिन अगर आपको जस्ट केवल एक हिस्ट्री ज्योग्राफी की जैसे बुक पढ़ते हैं, सिविल सर्विस या कोई प्रिपरेशन वाली, बस आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद रख देना। यू डोंट थिंक दैट कि आपको याद नहीं है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड मैंने पढ़ा था। व्हाट इज हेजिंग, इसको आपको सबको पढ़ लेना है। ठीक है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ठीक है, ये रिवाइज्ड है, ये अभी रिवाइज हो गया है इधर 550, और ये लेकिन ये ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क के लिए है, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट के लिए। इस पे एसईजेड क्या होता है, एसईजेड का फुल फॉर्म किसी को पता है? ये बिल्कुल स्पेशल सिंपल चीज है, इकोनॉमिक स्पेशली पीओ में पूछ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक्स। यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, अगर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो वो एक्सपोर्ट ही कंसीडर की जाती है, अगर लोकल सप्लाई भी है तो वो एक्सपोर्ट ही कंसीडर की जाएगी। देखो, आरएफसी अकाउंट क्या होता है, आरएफसीडी अकाउंट क्या होता है, मतलब एक्चुअली आरएफसीडी ही होता है वो। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एनआरई अकाउंट क्या है, जितना भी है फॉरेक्स का भी जो भी मॉडिफिकेशन है सब इसमें इंक्लूडेड है। अगर ये मास्टर डायरेक्शन भी पढ़ा होता तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का उतना जितना भी हमने पूछा है आप वो बता सकते थे। एसएनआरआर पूछा, एसएनआरआर पूछा जा चुका है। ये जीबीओ का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अब देखो ये 2 बार पूछा गया है एग्जाम, और इंटरव्यू में भी पूछा गया है। प्रिपरेशन करो देन इट इज गुड, बट अपने को लगना चाहिए ना कि यस हो जाएगा, मतलब अगर मेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। और अगर इतना मटेरियल जितना, अगर आप केवल मास्टर डायरेक्शन भी रिवाइज करते हो तब भी आपके बहुत सारी चीज, ठीक है, रिवाइज हो जाती है। सब कुछ आ गया है इसमें, तो हम फॉरेक्स भी आपको क्लियर कर देंगे, दे देंगे, पीडीएफ हम अलग से शेयर कर दे रहे हैं। लेकिन अभी आज क्या करोगे आप, व्हाट यू पीपल विल डू टुडे? अंकित, फॉरेक्स वाला जो आपने पीडीएफ भेजा है सर वो करेंगे फॉरेक्स, मास्टर। फॉरेक्स अच्छा देखो मैं बताऊं, आपको करना क्या है, एक पेज ले लो, उस पे देख लेना है टैक्स किस में लगेगा कि नहीं। ठीक है, जी। अच्छा एक एक मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं आपको, एनआरई और एनआरओ में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, दोनों सेम चीजें लगती हैं, एनआरई और एनआरओ अकाउंट में क्या डिफरेंस, दोनों सेम अकाउंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज है, अगर आपने एनआरई अकाउंट खोला है किसी पर्सन का और बाहर वो पैसे कमा रहा है, तो यहाँ पर वो अपने एनआरई अकाउंट में भेज देगा। करेक्ट। अब इस बंदे का एक यहाँ पर इंडिया में घर है जिससे रेंट आता है 2000 पर मंथ। अब ये बंदा तो इंडिया में है नहीं, दिस पर्सन इज नॉट इन इंडिया, नाउ ही नीड्स टू डिपॉजिट इन एनआरई, नो, एनआरई अकाउंट डजंट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, बट इन कैश डिपॉजिट एनआरओ, नहीं होता, इंडियन यस, करेंसी में डिपॉजिट नहीं यस। तो इस तरह का आपको डिफरेंस याद रखना है कि
उसमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि माइनर का एनआरई अकाउंट खोल सकते हो कि नहीं? Yes. And बोल सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं सर। देखिए, याद रखिए, जिस भी चीज में इंडिविजुअल लिखा है वो सब माइनर के लिए कर सकते हो। माइनर इज आल्सो एन इंडिविजुअल। तो माइनर के लिए जो हमारे दिमाग में तुरंत नो आता है ना, वो आना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन लोन कितने तक कोलेटरल फ्री दे सकते हो आप? 7.5 लाख सर। 7.5 लाख 7.5 सर। विदाउट एनी गारंटी कितने तक दे सकते हो? 4 लाख। ठीक है। एजुकेशन लोन का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना हो सकता है? 15 ईयर्स। यस, वेरी नाइस, यू आर स्टडिंग गुड। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं और कुछ चीजें अभी बाकी हैं। ठीक है। और लेकिन जितना पीडीएफ में अगर आपने उतना ईयर बुक और वो जो मैंने करंट अफेयर्स मंथली वाला जो भी शेयर किया है वो आपको रिवाइज करके ही जाना है। सर वो एक आपको एक चीज रिवाइज। और, जो हाँ, जो पीडीएफ आप बोल रहे हो ना सर, इम्पोर्टेंट है, बस वो पीडीएफ एक बार टैग कर देना सर, ताकि वो, जैसे ठीक है। आप बोल रहे उस पे बस टैग कर देना कि दिस पीडीएफ ये रिवाइज कर लेना, तो फिर वो रिवाइज कर देखिए, लेंगे सर। मास्टर डायरेक्शन तो आपको नो डाउट रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और मास्टर डायरेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज में जितना बताया वो रिवाइज कर लेना है। बाकी करंट अफेयर्स का जो भी हमने पीडीएफ दिया है वो तो सब रिवाइज करना है। वो मैं आपको टैग कर दूंगा कि कौन सा रिवाइज करना है। ठीक है। यस सर, यस देखो, सर। सर मैं आप जनरल बैंकिंग है, मैं बता जो इकोनॉमिक मैं टॉप पॉइंट है। हाँ, यस, एक चीज और बोलता हूँ। देखो, जितना दूसरे जगह से आपका एक महीने का करंट अफेयर्स है, मैंने पूरे ईयर का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी उससे कम है। हार्डली मैंने 150 to 200 क्वेश्चंस डाले हैं बस। जो क्वेश्चन आ सकता है वही, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये किसी भी हाल में पूछे ही नहीं जा सकते, आई डिडंट वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम। क्योंकि पढ़ना भी तो जरूरी है, कलेक्शन जरूरी नहीं है। तो वो चीज आपको करना ही है। दिसंबर का जो मैंने शेयर किया है उसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एक दिन पहले का भी पूछा गया है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि वो अपडेटेड नहीं है, पेपर डाल दिया आज करेंगे कल करेंगे, नो। दे कैन अपडेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इवन अगर अभी आज पेपर रिजेक्ट हो जाए कि हाँ ये पेपर लीक कुछ हो गया नहीं, तो आईबीपीएस कैन कंडक्ट ऑन द वेरी नेक्स्ट आवर विद द डिफरेंट पेपर। तो ये चीज आपको करके रखनी है। बाकी चीज मैं टैग कर देता हूँ। नोट दैट दिस पेपर इज गोइंग टू बी इजीएस्ट ऑफ ऑल पेपर्स यू अटेम्प्टेड। अभी तक आपने जितना भी पेपर दिया होगा, सीबीओ विल बी इजीएस्ट ऑफ ऑल एंड ऑल ऑफ यू विल मेक अ थ्रू फॉर श्योर। कुछ भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कहीं पे आप पढ़ रहे हो आपको दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो आप इमीडिएट कंफर्मेशन के लिए यू टेक्स्ट मी, ओके, इमीडिएट, आई विल बी रिप्लाइंग। But note that during the day up to 9:30 it is almost impossible to answer anything. Okay. Everyone knows when you are in, especially in dealing or in forex, your phones will be deposited outside the dealing room. If you want to use, you will have to come outside, do something and go inside again. Anything you want to ask about the exam? Are you feeling fearful? Any issues? किसी को कैसा लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे वीक है, मेरा नहीं होगा, ये होगा? आर यू फीलिंग लाइक सच थिंग्स? एनीथिंग यू कैन टेल मी, सर मेरे यू को लग रहा डिस्कस। है सर कि सारा पढ़ने के बाद भी स्टिल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, वो जब ज्यादा आप पढ़ते हो तो अक्सर ऐसा, देखो एग्जाम में क्या होता है, हमेशा इट इज, और इधर सर मैं जयपुर अगर साइड आप, ना कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है इस बार, वो भी टेंशन हो रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, देखो,
अगर आपने जितना पढ़ा हुआ है, नो बडी इज गोइंग टू बीट यू। पेपर हमेशा उस तरह का आता है। बहुत सारे लोगों का भी देखो लगता है, एक दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा ये सीख। नॉमिनेशन के लिए कौन सा फॉर्म होता है? D1. D1 यस, यही सब छोटी छोटी चीजें आएंगी, वो सब एवरीथिंग इज इन पीडीएफ। ओके, तो ठीक तो है। वैसे अब सेक्शन पेपर कब उनका रेडी कब होता है वैसे? ऐसा ही पूछ रहा हूँ। कौन सा? ये जो पेपर है वो कब उनका सेट होता है? तो कैसा रहता है एग्जाम के पहले? किसका? ये भी सीवीओ का जैसे मतलब लास्ट डेट का वो जो एडिशनल क्वेश्चन लेने हैं या दिसंबर तक ही लेते हैं या जनवरी, अभी आज डेट है वैसे नहीं देखो, 19 अभी तक। अगर आरबीआई का कोई स्पेशल, अभी आज तक जो आपने पढ़ लिया है दैट इज मोर देन इनफ। अगर दिसंबर तक का भी पढ़ा है ना, नो इश्यू, बट मेरे हिसाब से अभी आपको 15 जनवरी तक का जो भी अपडेटेड है वो रेडी रखना चाहिए। ठीक है, वो उतना रेडी रखना चाहिए जितना अभी तक आपको मिला है, दैट विल बी फार मोर देन रिक्वायर्ड। तो अगर आपने उतना पढ़ा है तो यू गो वेरी फ्रीली। ओके, कोई एग्रीकल्चर स्कीम हुआ, लोन दिया हुआ ऐसा है तो वो पढ़ लो। बाकी ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग टू गेट ए गेस्ट पेपर एंड एवरीथिंग विल कम फ्रॉम एग्जाम। दिस इज नॉट विद एनी एग्जाम। तो थोड़ा सा फियर होता है, यस। बीइंग एज इफ आई विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, सम थॉट्स आई वुड बी देयर दैट हाँ कुछ और पढ़ लेना चाहिए, अच्छा ये तो नहीं आ जाएगी, ये तो नहीं आ जाएगी। या आप कुछ भी पलटते हो, कुछ नया दिखता है, आपको लगता है यही आएगा। आपको अगर कोई चीज नई दिखती है तो लगता है ये आपने नहीं पढ़ा और यही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, दिस इज नेचुरल। हाँ, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ। you will score best marks if you are going to study all such things. फर्दर एग्जाम देना है विदाउट इंटेंशन। एग्जाम के बाद नथिंग, वी विल टॉक नथिंग अबाउट एग्जाम। जस्ट लीव इट, वॉट एवर वॉज टू बी डन हैज ऑलरेडी हैपेंड। अभी कुछ नहीं, नेक्स्ट। और एक चीज और है, सबसे व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू? जब भी आपको लग रहा है कि अभी मुझे एग्जाम देते रहना है, ठीक है, जब भी इन द लाइफ, नाउ यू आर इन बैंकर, सपोज आप सोच रहे हो मुझे 35 ईयर्स तक एग्जाम देना है या 40 ईयर्स तक देते रहना है, टिल देन डोंट स्टॉप स्टडिंग। अब अगर आप ये सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग, देन नो, देन यू वोंट गेट सक्सेस। वेरी कट थ्रोट competition is there, you know. If you will start studying early, start beginning till when you get satisfaction that नहीं अब बहुत हो गया, अब बस अब ये जॉब करना है और बस कंटिन्यू करना है, then only stop your study। जब तक भी आपके दिमाग में ये है, ठीक है, when till then when you are thinking that you have to appear the exam, don't leave any day when you didn't study। कोई भी दिन आपके लाइफ में ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कुछ न कुछ स्टडी नहीं किया हो। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बता देता हूँ। अभी केवल एक ऐसा एग्जाम रह गया है आईएबीएफ का। यू विल फाइंड दैट ए नंबर ऑफ पर्संस आर देयर दे डिडंट क्वालिफाई जीआईबी सीआईबी इन वन गो। मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस मेरे फर्स्ट क्लास में ही है। ठीक है, इसका रीजन नहीं है कि मुझे बहुत आता है, इसका रीजन ये है कि मैंने उन चीजों को सीखा है, उस हमेशा पढ़ता ही रहा हूँ। क्यों? बिकॉज नो आई लाइक स्टडिंग। उसी तरह का डेवलप आपको भी करना पड़ेगा। जब तक आपका सिलेक्शन फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचता, जब तक आप ये मान नहीं लेते कि नो दैट इज द फाइनल गोल, अब इसके बाद मुझे जॉब की कोई तैयारी नहीं करनी, तब तक एवरी डे आप आज एग्जाम दे के आए, कल रेस्ट किया, ओके, जो कुछ भी चीजें आपका पेंडिंग वर्क था, इफ यू आर अ फैमिली मैन, बच्चों की फीस था, कुछ स्कूल जाना था, निपटाया, शेड्यूल बनाया कि
Not a single day will be there. At least 2 hours to 3 hours I will put aside for study. You will see the change after 5 or 6 months. You will see the change. You will be behaving like a teacher. Everything will come handy. और नोटिफिकेशन के बाद पढ़ोगे तो फिर नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कंपटीशन इज टफ. सर ऐसे सीवीओ ठीक है. जैसे और एग्जाम्स है. यस, सीबीओ जैसे तो जीबीओ ही है. बस सीबीओ जैसा तो एसबीआई में देखो एक चीज और मैं बताऊं. एसबीआई इज ए गुड बैंक, मींस यू कैन से द बेस्ट बैंक, बट you will find, if you will see, the person in the RRB rural bank will be at more peace than in SBI. SBI में इतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम है, इतना वर्क प्रेशर है, उसके कंपैरिजन में उसका स्टाफ बहुत कम है. वर्क प्रेशर तो रहेगा, ग्रोथ भी है, पोस्टिंग का कोई टेंशन नहीं है, अच्छी जगह पे भी पोस्टिंग मिल सकता है और रूरल एरिया में भी मिल सकता है. डिपेंड्स अपॉन योर स्किल एंड योर बिहेवियर आल्सो. ठीक है. जो भी एग्जाम है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जीबीओ ही फोकस किए रहना. आपको टिल यू डिसाइड, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको अब एग्जाम की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, तब तक आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए एट लीस्ट 2 to 3 hours. और हॉलीडे, जिस दिन हॉलीडे है, बैंकिंग हॉलीडे है, अभी तो 5 day बैंकिंग भी मे भी पॉसिबल की हो सकता है हो जाए. ठीक है. उस दिन आपको 6 to 7 hours निकालना ही पड़ेगा, आराम से हो जाएगा. इवन आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे, पढ़ोगे भी नहीं, तब भी नहीं. अब फर्दर यू नो दैट आई एम सच ए पर्सन, इवन इफ यू आर इन, मोस्ट ऑफ जिन्होंने हमसे पहले भी सीबीओ में हुआ है, जो भी है, तो वो सब टच में ही है. एनी टाइम यू विल बी टेक्सटिंग मी, you will be calling me, I will be there to respond you. It is a long lasting relationship till you get your find destined job. जो आपने सोचा है कि हमें इस जॉब में जाना है. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने बस फॉर्म भर दिया और ठीक है हो जाएगा, नहीं है. Everyone is trying for. The one who is best trying, who is sacrificed most, who put all the priorities aside, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा. तो ये चीजें आप डिसाइड करो, और ये याद रखो कि सैटरडे इज टुमारो एंड संडे इज योर एग्जाम. फुल रेस्ट, डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट एग्जाम, फुल रेस्ट. ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट हमारा मन नहीं करता है. मुझे भी खुद कभी लगता था नहीं नहीं थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा देखो, बट नो, ये कोई यूजफुल नहीं होता है. लास्ट आवर स्टडी बस, हाँ, रिवाइज करने के लिए आप देख रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड. न्यू थिंग्स, stop, don't study. Okay, should we close our session? Yes, sir. Okay, I will be sharing the details. I will be tagging all the PDFs what you need to study. Best of luck. Don't panic. And further, after the exam, you may text me, because the group testing may be blocked, because in the group meet may not be allowed. You can text me privately. Okay, I will be there. If you are clearing this, I can guarantee that in interview you will be getting more than 90% mark. I can guarantee you. Don't fear about interview at all. Don't fear about an interview. I have already shared the screenshot. You might have been seen earlier in the Telegram group that I have asked the candidates in the last minute 3 questions, 2 questions the same exactly asked with that girl. The reply was that, sir, this was the reason I have been selected in the interview. Interview, just if you have created the interest in the interviewer, then they will take you whatever you are telling or not. If you didn't create the interest of interviewer in you, then it is not possible to get into. Okay, best of luck to you all. Do share the questions, and do share those questions also which you feel that
there may be some mistake, whether I am correct or not, whether other is correct or not. Okay, I will be there for you, and further I will be guiding to you, because this is not the only exam. If you are feeling after the exam hopeless, don't lose hope. This is not the only exam. You will continue, and then number of exams are coming further. Very soon other banks will also declare the exams. Okay, lateral entry is a good concept, and it will continue. It is not going to stop very soon. It will continue. This is the concept of actually BJP. Not only in this, in very higher post also has been recruited through lateral entries, like in UPSC also. Then it is not going to stop. Your revenues are not going to stop, but be honest to work. Means be honest to your study. And note one thing I already said. If selfishness is the only option that is making your future bright, making you happy, then be selfish. Don't think क्या सोचेगा ब्रांच वाला, मैं छुट्टी मार दूंगा तो। आगे आने वाली भी एग्जाम है, आप प्लान करो, डेट पहले से फिक्स होती है, यू जस्ट पुट मेडिकल, यू टेक लीव। बट काम के टाइम में जब आपका काम है, बी वेरी ऑनेस्ट टू वर्क। समटाइम्स आई विल टेल आई एम कमिंग, you can't guess that I am coming around 1:25 a.m. at home and leaving my home by 7:30 a.m. sometimes. The journey in PSBs is also not very easy. It depends on whether you are posted, what you are dealing with. If your boss is not good, then everything is done good. There is nothing related to that a bank is good. No. If your supervisor is good, then everything is going good. If your supervisor is not good, everything will go in vain. So don't be very thoughtful in nature that क्या होगा नहीं, जो होना था अभी हो गया है, अभी जस्ट रिवाइज एंड एंजॉय, टेक गुड स्लीप। अगर आप अच्छे से सो के जाओगे, पेपर अच्छे से समझ में आएगा, आप पैराग्राफ सही से पढ़ोगे, रीड करोगे। सेक्शनल कट ऑफ है, जल्दी मत करना कि जल्दी खत्म कर लें, उतना पूरा टाइम आपको देना है, तो उस हिसाब से प्लान करना, ठीक है। बस लेटर वी विल डिस्कस आफ्टर द एग्जाम। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू। आई नो दैट यू विल पीपल डू मिरेकल इन द एग्जाम। हो सकता है रिवाइज नहीं है तो आप कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। आफ्टर दैट अभी हमने आपको पढ़ाया है, आफ्टर दैट अभी मुझे बैठ के रिस्क मैनेजमेंट फिर से पढ़ना पाल रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी क्लियर रिस्क मैनेजमेंट पेपर, बट डिप्लोमा में आपको फिर से देना पड़ता है, ठीक है। तो यू थिंक अबाउट मी when for the teaching, आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। I cannot just take a print out and something do like this. I have also to clear the concepts so that I can deliver the right thing to you. If your teacher is studying 6 hours, then a student is supposed to study at least 10 to 12 hours. Is it correct or not? Yes, sir. Then think about it. If you will see, my life is not very easy. I am delivering this, means I am sacrificing my sleep, sacrificing all the things. But if you want to get selected, you will have to sacrifice also. At least you have to study more than me. If I have already shared a thing that how you will, I will again share on 33rd how you will be studying, how a working professional should plan for exams. Okay, but best of luck. I know that you people will do good. I hope your fear is somewhat removed or not. Prasenjit, are you feeling somewhat confident? यस सर। Ankit? यस सर, बहुत पढ़ना है Okay, अभी। don't. ठीक है, अच्छा है, बस रिवाइज कर लो, कुछ कोई इशू नहीं है। आप एग्जाम में जाओगे, सब समझ में आएगा, हाँ ये पढ़ा था, ऑप्शन यही होगा। टेंशन लग कोई रही टेंशन लेने का जरूरत होता है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सच स्टेजेस। ओके, लगता है आप अगर पूरा भी याद होगा आपको ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं एग्जाम में। ओके, यस सर। आप अगर पूरी बुक भी पढ़ लोगे तो सर। आपको लगेगा कुछ नया ही पूछेगा एग्जाम में, समथिंग there may be something difficult more than this. I have studied only very easy things. No, this is not like that. Exams are not never conducted in such a way. Just enjoy. Now whatever you have studied is
Good, but continue your study. Exam is over, your study is never over. Okay, Yes, sir. Yes. should we leave? Okay, Yes, sir. good night, study. I will be sharing all the things over the group. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay, you may Okay, leave. sir. Okay, good night. Thank you. Best of luck to Okay, you. thank you, sir. You will Thank you, do sir. good. Thank you, sir. Thank you, sir.